मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रभारी ओम माथुर ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2023 का रण जीतने का चुनावी मंत्र दिया है। क्या है वो चुनावी मंत्र और 2023 की चुनावी जंग में उसका पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? माथुर के इस मंत्र को कांग्रेस और सीएम बघेल किस तरह से ले रहे हैं? आपकी आवाज में आज इन सब सवालों पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नया मंत्र दिया है। मीडिया विभाग के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ओम माथुर ने पार्टी प्रवक्ताओं को संबोधित किया। ओम माथुर ने मीडिया सेल को राहुल गांधी और कांग्रेस को भूलकर सिर्फ सीएम भूपेश बघेल और विधायकों को टारगेट करने के निर्देश दिए। साथ ही युवाओं को 2023 में तवज्जो देने की भी बात कही। अब भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस ये एक लक्ष्य रखिए और उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो। हाँ, निकालने से पहले, विषय आने से पहले सीनियर लोगों से बैठ के चर्चा करना, बात करना, इस विषय में आया ऐसा बोले। जिस प्रकार से आपने मन बनाया है, हम निश्चित रूप से 23 हमारे कब्जे में लेंगे, किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी की तरफ से मिले जीत के मंत्र की गूंज सीएम बघेल के कानों तक भी पहुंची। सीएम बघेल ने ओम माथुर को कंफ्यूज बताते हुए तंज कसा। कहा, क्या करना है समझ नहीं पा रहे हैं। रोज बयान बदल रहे हैं। पहला बयान की चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है। युद्ध, आज जो बयान पढ़ा है तो युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है। तो इसका मतलब यह है कि ओम माथुर कंफ्यूज्ड हो गए। अब सवाल ये है कि प्रदेश प्रभारी के मंत्र का कितना फायदा 2023 में पार्टी को होगा और नई रणनीति के तहत युवाओं को मौका मिलने पर क्या पुराने चेहरों का टिकट कटेगा? सवाल ये भी, नए मंत्र का सियासी असर प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ेगा? शिखर देवांगन के साथ रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और बघेल सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार बैठकें भी कर रही है, नई रणनीति बना रही है और इसी कड़ी में आप इस पूरे मुद्दे को समझ सकते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नई जिम्मेदारी के साथ छत्तीसगढ़ में है और जब से नई जिम्मेदारी मिली है अहम फैसले भी ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं मीडिया सेल को कि आप सरकार और विधायक को टारगेट करें, आप कांग्रेस और राहुल को टारगेट ना करें। इसी बयान की गूंज, यह बयान जब मुख्यमंत्री ने सुना या पढ़ा तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कंफ्यूज नजर आते हैं। तो एक तरफ बीजेपी की नई रणनीति है और उसी नई रणनीति पर कांग्रेस का वार है। इस मुद्दे पर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं। आखिरकार दोनों ही बयानों के क्या क्या मायने हैं। इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में बयानों की आक्रामकता अभी और ज्यादा तेज होगी, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और जब विधानसभा चुनाव नजदीक होते हैं कहीं ना कहीं जुबानी तौर पर आक्रामकता बढ़ जाती है। यह बात पहले भी देखी गई है। दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम उनके पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में वो रिकॉर्ड कायम रहेगा? जनता तय करेगी, लेकिन उन्होंने रणनीति बनाने शुरू कर दी है और इस नई रणनीति के तहत नए दिशा निर्देश पार्टी के मीडिया सेल को जारी कर दिए हैं कि आप कांग्रेस और राहुल पर हमलावर ना रहें, बल्कि सरकार और विधायक को टारगेट करें। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ने जा रहे हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जुड़ गए हैं। नितिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल केदार गुप्ता जी मेरा आपसे है, क्योंकि पूरा ये जो मैटर है डिबेट का, वो आपकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि ओम माथुर जी कभी ये बयान देते हैं, कभी वो बयान देते हैं, कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ओम माथुर दावा कर रहे हैं जो रणनीति हम बना रहे हैं वो कारगर साबित होगी, 2023 में जीत हमारी पक्की है। देखिए, भूपेश बघेल जी हम सबके मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, और जो ओम माथुर जी कह रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक विपक्ष का राजनीतिज्ञ जो प्रदेश का प्रभारी है बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को लूटा जा रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2023 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपराध बढ़ चुके हैं, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। ये समझ में कैसे आ जाएगा माननीय भूपेश बघेल जी को? अगर ये समझ में आ गया होता तो सब व्यवस्था सुधर जाती। हम लोग भी इतने दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं, पर माननीय भूपेश बघेल जी ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया और प्रभारी जी अभी कह रहे हैं तो भी ध्यान नहीं दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 70 विधायकों के साथ जो ये राज कर रही है कांग्रेस पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि घमंड से सराबोर है, अभिमान से सराबोर है और उसके आगे इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। जनता त्राहिमाम है। विपक्ष बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। हमने बहुत सारे इसके लिए विरोध किए, आंदोलन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधी बात भी समझ में नहीं आ रही है। तो अब उसको क्या किया जा सकता है? 2023 में जनता समझाएगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखने वाली बात यह भी होगी केदार गुप्ता जी कि आपकी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, क्या आपने खुद उसका पालन किया है या नहीं, या आपके हाईकमान तय करेगा। बहरहाल अब मैं नितिन भंसाली जी से बात करता हूं। नितिन भंसाली जी, बीजेपी की नई रणनीति है, नया फैसला है, 2023 में जीत का दावा है। आपकी पार्टी भी लगातार नए नए फैसले लेती है, तो फिर क्यों आपको कंफ्यूज नजर आ रहे हैं प्रदेश प्रभारी और उनके बयान? देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी रण में ही नहीं है, तो ये नीति किस चीज की बना रहे हैं? 2018 में ही जनता ने इनको रवाना कर दिया है सत्ता से, और 2023 का सपना ये किस आधार पे देख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी ने टैक्स लगाया है, जीएसटी और सारे टैक्स जो लगाए हैं सारी चीजों पे लगा दिए, सपना देखने पे नहीं लगाया है। ये देखिए प्रभारी इनके आते जाते हैं, 4 साल में ये चौथे एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उतरते ही साथ ये कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कोई बोलते हैं थूकेंगे तो बह जाएगा, कोई बोलते हैं हवा चलेगी तो ढह जाएगा। यही बह गए और यही ढह गए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस अपने काम के बूते पर आम जनता के बीच है। जैसा कि जन आशीर्वाद 2018 के बाद जितने चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हुए, चाहे नगर पंचायतों के, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, सारे चुनावों में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाया है। अब वो ओम माथुर आए, डी पुरेंद्रेश्वरी आए, नितिन नवीन आए, नई नई बातें करें, नौजवानों को टिकट देंगे ये बोले, मतलब ये मान सकते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, इन सब की टिकट कटने वाली है। और इसका मतलब ये भी साफ होता है कि ये अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। तो ये टिकट किसको देना, किसको नहीं देना और मीटिंगें करना, मैराथन मीटिंगें करना, ये इनका आंतरिक मामला है। पर जनता ने इनको 2018 में ही रिजेक्ट कर दिया है। 23 भी हम फतह करेंगे और निश्चित तौर पर भारत जोड़ते हुए 2024 में भी देखिएगा आप सत्ता परिवर्तन तय। ठीक है, और हमारे साथ एक और मेहमान इस डिबेट में मौजूद हैं, नितिन जी, संजीव गुप्ता जी से भी परिवर्तन तय है केदार जी 2024 में। नहीं प्लीज सुनिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी हैं, उनका सम्मान करते हुए जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं, विश्लेषण करने दीजिए उन्हें भी, फिर आपसे सवाल लेंगे। संजीव गुप्ता जी, अपने अपने ढपली, अपना अपना राग, हम ही विजेता हैं, जीत हमारी पक्की होगी, हर पार्टी ये कहती है, लेकिन जितनी मजबूत सरकार है उतनी ही मजबूत तैयारी विपक्ष की भी होनी चाहिए। तो क्या उस आधार पर बीजेपी ने जो नई रणनीति बनाई है वो कितनी कारगर साबित होगी और उसे आप प्रैक्टिकली कितना संभव होते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल कभी भी चुनाव में जाने से पहले कभी भी ये नहीं कहता है कि हमारी हार होगी या फिर हमारी सीटें कम आएंगी या फिर और भी सारी चीज़ें।
ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारी जीत होगी, हम बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बहुत प्रचंड बहुमत से हम आएंगे, ऐसा कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं कि यदि जो टिकट बांटने को लेकर हो रही है, टिकट वितरण को लेकर जो बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, जो दोनों ही दल जो मुख्य रूप से यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं, बाकी तो अलग बात है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन दलों में टिकट, देखिए लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और जो शहरों का जो चुनाव होता है, जो शहर बॉडी की जो चुनाव होती है या गांव की जो चुनाव होती है, पंचायत के चुनाव, उसमें सब अलग अलग मुद्दे रहते हैं, अलग अलग तरीकों से लड़ा जाता है, अलग अलग चीजें रहती हैं वहां पे। आप लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री और अपने राज्य की सरकार को तय करते हैं, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा अलग होता है। तो अगर आप ये कहेंगे कि हम लोग विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जो नेता है पार्टी के, जो विपक्षी पार्टी के, उनको हम घेरने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होता नहीं, और यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि ओम माथुर जी ने कहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है टिकट वितरण को लेकर जो बातें हो रही हैं कि टिकट वितरण स्वाभाविक रूप से उन नेताओं को दी जाए जो जीत सकते हैं, नए चेहरे, युवाओं को तवज्जो की लगातार बात होती है, तो स्वाभाविक रूप से बात होती है जी, युवाओं को तवज्जो देने की बात होती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात करती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, सरकार के खिलाफ करती हैं, विधायकों के खिलाफ करती हैं, मंत्रियों के खिलाफ करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर विधायकों के खिलाफ किसी भी प्रकार से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हवा है, उसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को बदलने में परहेज नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है, केदार गुप्ता जी, नए चेहरों को 2023 के विधानसभा चुनावों में अगर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो जो पुराने चेहरे हैं क्या वो रूठेंगे नहीं? कैसे उन्हें मनाया जाएगा? क्योंकि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उन पुराने चेहरों की जो पिछले यूं कह लीजिए 2 चुनावों में तो कम से कम मैदान में लड़े भी, डटे रहे, और इस बार भी इंतजार कर रहे होंगे कि इस बार टिकट मिल जाए तो जीत पक्की है। दिव्यांश जी, ये जो आपका प्रश्न है ना, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। आपने ये सारी चीजें देख ली, इस लोकसभा चुनाव में सारे टिकट बदल कट गए थे, बिल्कुल सही बात है। विरोध में खड़ा हुआ क्या? किसी ने कोई बात कही क्या? भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के अनुरूप काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय एक है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां। हमको अपनी परवाह नहीं है, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और अंत्योदय के लिए काम करते हैं। गरीब आदमी तक सेवा पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। ये भूपेश बघेल जी तो प्रधानमंत्री आवास को 11,65,000 प्रधानमंत्री आवास को रोक के रखे हैं, जिसके लिए अरे भाई थोड़ा अनुशासित रहिए। ये भाजपा कांग्रेस में अंतर है, यहाँ देख अनुशासित नहीं रहे। अरे भाई 20-25 मिनट का डिबेट है, बहुत ठीक है। नितिन जी बस 1 मिनट और दीजिए, फिर आते हैं आपके पास। नितिन जी आवास चुरा रहे हैं, 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। भाई दिव्यांश जी, नहीं कोई बात नहीं। केदार जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री आवास चुरा रही है। हाँ नितिन जी बोलने दीजिए केदार जी को, 1 मिनट का वक्त है, फिर अब आपके साथ आऊं, फिर आप बोलिएगा। बोलिए, 1 मिनट में बात कंप्लीट कीजिए केदार जी। इनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ वासियों के, छत्तीसगढ़िया माता बहनों के प्रधानमंत्री आवास चोरी कर लिए और ये मेरा समय चोरी कर रहे हैं। अरे ऐसा मत करो भाई, अपने समय में कह लेना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़िया वाद चलाने वाले लोग छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रहे हैं। 11,65,000 मकान किसे कहते हैं? एक परिवार में अगर 4 लोग हो तो 50 लाख की आबादी के ऊपर से इन्होंने जो इनका घर बनना था वो इन्होंने छीन लिया। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? और जहां तक बात है टिकट बदलने की, तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, तेरा वैभव अमर रहे मां के आधार पर काम करती है। हम अंत्योदय के लिए काम करते हैं, गरीब समाज के लिए काम करते हैं। ठीक है। अब केदार जी नितिन भंसाली जी की बारी। 2.5 साल का ठीक है, जवाब देने की अब नितिन भंसाली जी की बारी। वो देंगे नहीं। एटीएम कार्ड लेके बैंक के बाहर में, सॉरी नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री जी की मां लाइन में लगती है। अरे भैया मत बोलिए, ये मां वैभव ये सब मत बताइए दुनिया को। लोग देख चुके हैं आप लोगों का चाल और चरित्र। किस आदमी को भानु प्रतापपुर में आप लोगों ने टिकट दिया, वो दिख रहा है चाल चरित्र आप। ये तो फर्जी सीडी कांड, जब माननीय भूपेश बघेल जी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में, अभी ये बड़े चेहरों पे बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में अभी ये फिर चरित्र हत्या कर रहे हैं। और ये
चरित्र हत्या पूरे आदिवासी समाज की है, आदिवासी समाज की चरित्र हत्या कर रहे हैं। इनके पास सबूत क्या है? अरे ब्रह्मानंद नेताम जी का नाम FIR में नहीं है, इन लोगों ने जुड़वाया है, इन लोगों ने जुड़वाया है। दुष्कर्मी और बलात्कारी है, जिसको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी है, जब जेल की सलाखों के पीछे है। ठीक है, आप सीधी बात कर रहे हैं। संजीव गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात कर रही थी और एक बच्ची के बलात्कारी को ठीक है, सपोर्ट कर रही है, उसके सहयोग में खड़ी है, पता चलता है कि इनका षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। चुप ही नहीं होके दे रहे हैं संजीव जी। करके बताओ, पता नहीं क्या मजा आता है, समझ आता ही नहीं है कि बोले जा रहे दूसरे की बात काटने से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जेल के अंदर है, रह गए थे। नहीं कांग्रेस का बलात्कारी बनाओ। अभी भी थके नहीं है, अभी भी थके नहीं है, एक दूसरे की बात काटते काटते वक्त जाया हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। गिरफ्तार करके बताओ, क्यों सहयोग कर रहे हो? षड्यंत्रकारी। संजीव जी, लगता है कि ओम माथुर जी ने जो क्लास दी उसका असर नहीं पड़ा अभी कुछ। कम से कम इस डिबेट में तो उसका असर नहीं देखने को मिल रहा। की आपको गुजारिश करूंगा। हाँ, नहीं, अपना सवाल फिर से संजीव जी, मैं कह रहा हूँ जो शायद ओम माथुर जी ने काफी उत्साहित हैं दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। ओम माथुर जी ने जो दिशा निर्देश दिए उसका असर कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल? जी देखिए क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियां जब चुनाव में जाती हैं, जब चुनाव अब तो 1 साल से भी कम समय रह गया अगर टेक्निकली देखें तो स्वाभाविक रूप से ऐसा गहमा गहमी और ऐसी सारी चीजें जो है वो लगातार होती रहेंगी, मुझे आने वाले समय में ऐसा लगता है। लेकिन देखिए ये जो आप चुनाव और टिकट वितरण और तमाम तरह की जो बातें कह रहे हैं, इसमें तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों को आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, दोनों राजनीतिक पार्टियों को जो कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। कम से कम इतना बेसिक सेंस तो हो कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य जैसी जो बेसिक सुविधाएं लोगों को मिले, कैसे मिले, आम आदमियों को कैसे मिले, अपने अपने क्षेत्रों की तरक्की कैसे करें, ये सारी अगर बेसिक सेंस के साथ लोग आए और अच्छे सेंस के साथ लोग आए, अच्छे लोग आए राजनीति में, तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भी यही चाहती हैं और राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। संजीव गुप्ता जी, भाई ये देखिए, एक तरफ ओम माथुर जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, भले वो अपने पीछे जीत की गठरी लेकर चल रहे हों, छत्तीसगढ़ में चुनौती कई बड़ी है। 2018 के नतीजों के संदर्भ में कहें, आगे क्या क्या चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ेगा और ये बदली हुई रणनीति के मायने क्या हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले चुनाव में जो बड़ा अंतर था सरकार के बीच में और विपक्षी पार्टी के बीच में, जो बड़ा अंतर था उसको फिर से फिल करना, जो फिर से भरना, ये बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक छोटी चुनौती नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस जो अंतर है उसको पूरा करते हुए अपनी सरकार बनाना, बेहतर लोगों को टिकट देना, जो जीत सके ऐसे लोगों को टिकट देना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर नए लोगों को, युवा वर्ग को आप सामने लाने की बात कर रहे हैं, तो जो पिछले कुछ समय से जो तैयारी कर रहे हैं या जो पूर्व विधायक हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं और अच्छे से लड़ सकता हूं, ऐसे लोगों को अगर नहीं मिलती है टिकट तो ऐसे लोगों की नाराजगी को कैसे दूर करना, तो इस तरह की चुनौती का सामना आने वाले समय पे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। ठीक है, बीजेपी हो या कांग्रेस, टारगेट आप किसी को भी करें, मुद्दा कोई भी हो, जनता तय करेगी 2023 का सरताज कौन बनेगा छत्तीसगढ़ में। तब तक आप दावे और वादे दोनों कर सकते हैं लगातार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीएमपी सीजी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।